जौनपुर सद्भावना क्लब के तत्वाधान में एक सम्मान समारोह में हाई स्कूल इंटरमीडिएट 2024 की परीक्षा में अपने विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले कुल 240 मेधावी विद्यार्थियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी प्रदान करके पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर रागिनी सोनकर, विधायक मृषि शहार बतौर मुख्य अतिथि एवं सुभाष चंद्र यादव, अध्यक्ष दीवानी अधिवक्ता संघ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अध्यक्षता संस्था अध्यक्ष हाफिज शाह ने किया। सम्मान समारोह की शुरुआत विकास अग्रही ने ईस वंदना से किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर रागिनी सोनकर ने कहा कि जौनपुर शिक्षा का केंद्र रहा है, जिस आधार पर इसको सिराजे हिंद की ख्याति प्राप्त है। छात्रों के निरंतर अपने लक्ष्य पर फोकस करके प्रयास करते रहना चाहिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। विशिष्ट अतिथि सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि बच्चे अपने जीवन में अनुशासित रहते हुए कठिन परिश्रम करें, जिससे एक दिन सफलता इनका कदम चूमेगी। जिसमें हमारे जौनपुर के जितने मेधावी छात्र जिन्होंने उसमें 10th की परीक्षा में और 12th की परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस दी, उनको फ्यूचरिस्टिक किस तरीके से कॉलेजेस में आगे लोग किस तरीके से जनपद का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सकें, उस प्लेटफॉर्म पे काम करना अपना कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें अपने बच्चों को पुरस्कृत किया और एक मोटिवेशन भी दिया। उन्होंने ये भी बताया कि जनपद जौनपुर कई वर्षों से कई सारी ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जिससे वो वंचित रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ से अगर हम देखें नंबर ऑफ डॉक्टर्स से ज़्यादा निकले हैं, ऑफिसर्स भी हैं वो सबसे ज़्यादा निकले हैं, पुलिस की भर्तियाँ जो है सबसे ज़्यादा निकाल कर रही हैं। तो जौनपुर का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है और उसी इतिहास में हमारे बच्चे भी वो आगे बढ़ के चल रहे हैं। एंड वी आर वेरी प्राउड। मैम, आप जनप्रतिनिधि, आज जो स्वास्थ्य और शिक्षा की बात होती है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई, प्राइवेटीकरण हो गया है, इसका जो है शिक्षा का निजीकरण हो गया है, तो उस पर क्या बोलना चाहिए? या जो हमारे जो बच्चे यहाँ पर आए, इनके गार्जियन अफोर्ड नहीं कर पाए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस पर आप क्या करेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पिछले 2.5 वर्षों में वाकई में इस सवाल की बहुत ज़्यादा इच्छुक थी कि कोई मीडिया का पर्सनल, आपका क्या नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एंड लिटरली आज मुझे लगता है कि देश में अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड दैट हैज़ टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट विद इक्वालिटी, अगर ये पूरे देश में लागू हो जाए तो हमारे देश को कोई भी अंडर डेवलप नहीं करेगा और हम बहुत फास्ट नीड्स डेवलपिंग कंट्री के रूप में चले जाएंगे। तो चाहे जो भी सरकार हो, जो भी शासन हो और जो भी लोग वहाँ पे रहें, उन्हें मेजरली जो फोकस करना है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे करना है और क्वालिटी ऑफ हेल्थ पे करना है। आज CBSE बोर्ड का जो एजुकेशनल लेवल है ICSE बोर्ड का, उसको अगर हम समानता लेवल से सारे स्कूल में हम लागू कर दें, जो टीचर्स हैं जो वहाँ पे हमारे बच्चों को, चाहे वो गवर्नमेंट प्रीमिसेस में पढ़ा रहे हैं या प्राइवेट में, अगर गवर्नमेंट एक सेक्टर में ला करके उनका परीक्षण करें, उनको प्रॉपरली ट्रेन करें, समय समय पर उनके भी एग्जाम्स लें और इन दो क्षेत्रों को, एक स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर इसको अगर सरकार मजबूत कर देती है तो हमारे देश को डेवलप करके बढ़ने में दिक्कत आती है। CBSE बोर्ड की सबसे बड़ी समस्या ये है कि 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की NCERT बुक नहीं चलाई जाती स्कूलों में, ठीक है, अपनी मर्जी से चलाई जाती, विद्यालय चलाता है। तो 4 क्लास के बच्चों की 6000 की बुक पड़ती है। अगर NCERT की बुक 8 क्लास से लेकर 8 क्लास तक चलाई जाए तो उससे कुछ प्रभाव पड़ने की नहीं पड़ेगा। देखिए, मेरा कहना है कि वन एजुकेशन सिस्टम अगर लागू होगा तो समानतः एक तरीके की किताबें लागू होंगी। NCERT की बुक्स जो है वो हमारी गवर्नमेंट की बुक्स होती है और मुझे जहाँ तक लगता है जब तक इसमें सरकार अग्रण हो करके उसमें एक्शन नहीं लेगी तब तक चीज़ों को बेटर नहीं किया जा सकता। कई बार हमारा जो कॉन्वेंट का बच्चा है उससे हमारा जो आपका सरकारी स्कूल का बच्चा है अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है। तो इसका कारण ये नहीं है कि वो कहीं से योग्यता में कम है, कारण ये है those who are not making the schools of the equal level, those who are not making the books of the equal level, those who are not making the infrastructure of equal level, and we are the one who are not making the teachers of the equal level. अगर हमारा टीचर कोई कमज़ोर भी है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको और प्रशिक्षण दें, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो है ये एक पर्टिकुलर जो आपका क्राइटेरिया होता है एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, लेकिन अगर वो बच्चों को उस निपुणतापूर्वक पढ़ाने के लिए अगर सक्षम नहीं है, जैसे CBSE और ICSE के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ के टीचर्स हैं, तो उनको भी प्रशिक्षण देकर के बेहतर करने की जिम्मेदारी हमारी है। पहले इसी CBSE बोर्ड के बच्चे जो है 1 क्लास के बच्चे की दूसरी क्लास जब जाते थे उन्हीं के घर का बच्चा उसी बुक को पढ़ लेता था। आज ये परिस्थितियाँ हैं कि वो बुक बेकार हो जाती है, कोई बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, इसका मतलब व्यवसाय बना दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक चिकित्सा और शिक्षा को व्यवसाय बनाया जाएगा
हम इसी तरीके से परेशान रहते हैं। मुझे ये अंत में यही कहना है कि जो भी सरकार है और जो भी लोग हैं, आप जनता के द्वारा चुने गए हैं और जनता के लिए चुने गए हैं, और जनता की आज बेसिक जो नीड है वो उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा है। उसमें इस तरीके के रोजगार को न करते हुए सेम बुक्स हैज टू बी एवरीवेयर, टीचर्स आर टू बी गिवन द सेम स्टैंडर्ड एवरीवेयर, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हमारे सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चों को, जैसे कि मैं तो सरकारी कॉलेज से पढ़ी हूँ, चाहे वो मेरा MBBS हो या MD हो, एम्स को भी हम सरकारी संस्था मानते हैं। अगर हम उच्च शिक्षाओं में, अगर सरकारी संस्थाओं में जाते हैं तो हम एक गर्व महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं। तो ऐसा प्राउड हम अपने बच्चों को प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में और माध्यमिक स्कूलों में भेजने पर क्यों नहीं कर सकते? तो इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए। दूसरी बार यहाँ पे आके पिछले महीने आप 19 अगस्त को आई थी, दूसरी बार आप कैसा महसूस? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब भी मैं बच्चों के बीच में आती हूँ, क्योंकि वाकई मैंने बहुत अपने लाइफ में कोशिश की कि मैं भी टॉपर बन सकूँ, बट आई हैव बीन अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। हाँ, ऑल्दो आई हैव बीन अ डॉक्टर, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन बच्चों के बीच में आकर के मैंने भी अपने आप को फर्स्ट प्राइज सिक्योर कर लिया, या मैंने भी अपना पुराना जो लाइफ है उसको वापस से जी लिया। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट।